नमस्कार, गुड आफ्टरनून। मैं एच.एम. शर्मा, आप सभी का स्वागत है राजस्थान एजुकेशन हब की इस क्लास में। देखिएगा, आज का हमारा टॉपिक है अभिप्रेरणा पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था अभिप्रेरणा क्या है, एक बालक के जीवन में अभिप्रेरणा का क्या महत्व है। लास्ट हमने जो छोड़ा था पॉइंट वो था अभिप्रेरणा के प्रकार। अब देखिएगा, यदि मैं अभिप्रेरणा के प्रकारों की बात करती हूँ तो कल हमने चर्चा की थी सकारात्मक अभिप्रेरणा पे। सकारात्मक अभिप्रेरणा वो होती है जब किसी भी बालक को या किसी भी व्यक्ति को किसी भी कार्य को करने के लिए जब प्रोत्साहित किया जाता है, लेकिन जो प्रोत्साहन दिया जाता है वो सकारात्मक रूप से जहाँ दिया जाता है वहाँ पर सकारात्मक अभिप्रेरणा कार्य करती है। आज हम पढ़ेंगे नकारात्मक अभिप्रेरणा। देखिए, नकारात्मक अभिप्रेरणा का जीवन में क्या महत्व है, तो ध्यान से पढ़िएगा। जब बालक को किसी भी कार्य को नहीं करने की इच्छा होती है या वो किसी भी कार्य से दूर दूर भागता है तो उस कार्य के प्रति उसकी क्या होती है, नकारात्मक अभिप्रेरणा होती है। और ये जो नकारात्मक अभिप्रेरणा बालक के मन में आती है वो बाह्य जो नकारात्मक वातावरण है उसी के द्वारा बालक जो है वो क्या हो जाता है, नकारात्मक हो जाता है। यदि मैं बात करूँगी कि एक कक्षा में यदि एक शिक्षक है किसी भी बालक की प्रशंसा करता है, निंदा करता है या किसी भी प्रकार से कक्षागत वातावरण में प्रतिद्वंद्वता का वातावरण हो जाता है, यानी कि बच्चे एक दूसरे के साथ वातावरण में समायोजित नहीं होते हैं, ऐसी परिस्थिति में नकारात्मक अभिप्रेरणा कार्य करती है और बालक का विद्यालयी वातावरण में समायोजन नहीं हो पाता है। नतीजा, बालक जो है कक्षागत वातावरण के साथ समायोजन न करने के कारण उसकी जो सीखने की गति है वो धीमी पड़ जाती है और आंतरिक रूप से वो पढ़ाई के प्रति रुचि लेना बंद कर देता है। इसी कारण नकारात्मक वातावरण जो होता है वो बालक को प्रभावित करता है और इसी नकारात्मक वातावरण में नकारात्मक अभिप्रेरणा छुपी हुई होती है। जबकि यदि बालक अपने वातावरण से प्रतिपुष्टि लेता है, यानी कि उसे फीडबैक अच्छा मिलता है, तो बालक का जो है वो अभिप्रेरणा का रूप परिवर्तित हो जाता है, नकारात्मक अभिप्रेरणा सकारात्मक अभिप्रेरणा में परिवर्तित हो जाती है और बालक अपनी कैपेसिटी से भी अच्छा जो है वो आउटपुट देता है, यानी बालक जो है जितना उसका एक कैपेसिटी है उससे भी ज़्यादा अच्छा करके दिखाता है। तो देखिएगा, इसके अंतर्गत बालक क्या करता है कि बालक जो है वो सकारात्मक अभिप्रेरणा के अंतर्गत उपयुक्त वातावरण मिलने पर बहुत ज़्यादा जो है वो क्रिएटिव होता है। अब देखिएगा, अधिगम के अंतर्गत जो है वो प्रेरणा का क्या स्थान है। अधिगम का मतलब होता है किसी भी कार्य को सीखना। जब आप किसी भी कार्य को सीखते हैं तो उसमें प्रेरणा का क्या स्थान होता है कि ये जो प्रेरणा होती है ये बालक के शिक्षा से संबंधित अधिगम है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अलावा जितने भी कथन होते हैं, प्रोत्साहन होते हैं या आप बालक को जितना भी मोटिवेट करते हो, ये सब क्या करते हैं, बालक को सीखने के लिए तत्पर करते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति है लेटा हुआ पड़ा है, अपने आप को लेजी समझ रहा है, आलसी समझ रहा है, ऐसे में उस व्यक्ति के सामने आप कोई वीरतापूर्ण या उत्साहपूर्ण या इस प्रकार की बात करो जिसको सुनने के बाद अचानक उसके मन में जोश उत्पन्न हो जाए, तो उसे कहा जाता है सकारात्मक अभिप्रेरणा। तो ये जो सकारात्मक अभिप्रेरणा है, या यूं कहूँ कि किसी भी बालक को या किसी भी व्यक्ति को कार्य करने के लिए जब आप मोटिवेट करते हो तो उस समय अपनी बातों के द्वारा या उसे अच्छा फीडबैक देकर या किसी की कहानी सुनाकर भी प्रेरित कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, शिक्षा की समस्या क्या है कि शिक्षा की समस्या है कि बालक जो है वो अच्छी तरीके से अभिप्रेरित नहीं हो पाते हैं, कभी हो पाते हैं कभी नहीं हो पाते हैं। तो ध्यान में रखना, शिक्षा के अंतर्गत क्या है कि अभिप्रेरणा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इस अभिप्रेरणा को देने वाले जो शिक्षक हैं उनकी मानसिक स्थिति भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि बालक जो है अभिप्रेरित होंगे और उनका मस्तिष्क क्या होगा, एकाग्रचित्त होगा।
तो इस प्रकार से एक शिक्षक चाहे तो अपने बालक में अभिप्रेरणा का संचार कर सकता है। इसके अलावा बहुत सारी शिक्षण विधियाँ भी ऐसी होती है जो बालक को मोटिवेट करती है, यानी कि अभिप्रेरित करती है। लेकिन कुछ शिक्षण विधियाँ इतनी जटिल, इतनी कठिन होती है कि वो बालक के शिक्षण अधिगम को प्रभावित करते हुए बालक के अंदर नकारात्मकता का संचार करती है। नतीजा यही नकारात्मकता जो है वो बालक में क्या करती है, नकारात्मक अभिप्रेरणा का कारण बनती है। एक विद्वान है जिनका नाम है मर्सेल, इसका कोटेशन आता है एग्जाम में, आप ध्यान में रखना। मर्सेल ने कहा है कि अभिप्रेरणा तय करती है कि व्यक्ति कितना सही सीखेगा और कितने समय तक सीखता रहेगा। ये तो है ही, जितना आप मोटिवेट होते हो उतना ही आपके जो सीखने की गति है उस पर प्रभाव पड़ता है, और जितना ज़्यादा मोटिवेटेड रहोगे उतना ज़्यादा सीखोगे। जब अगर आपका मोटिवेशन टूट जाएगा उसी समय आपकी जो सीखने की गति है वो भी कम होते होते ख़त्म हो जाएगी। तो मर्सेल महोदय ने बिल्कुल सही कहा है कि जो सीखने की गति होती है वो अभिप्रेरणा ही तय करती है कि व्यक्ति कितना, कब और कैसे सीख सकता है। अब देखिए प्रेरणा या अभिप्रेरणा का महत्व और इसका उपयोग। तो देखिएगा, हमारा जो बाह्य वातावरण होता है वो क्या करता है, हम पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। व्यवहार को नियंत्रित करना, देखिए जो शरारती बालक होते हैं वे क्या करते हैं कि अध्यापक यदि उनकी प्रशंसा करता है, निंदा करता है, पुरस्कार या दंड आदि जितने भी प्रयोग है यदि उस बालक के साथ करते हैं तो बालक के व्यवहार को नियंत्रित किया जा सकता है, और बालक का यही व्यवहार सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित यदि आप करते हो तो बालक जीवन में बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि अभिप्रेरणा के अंतर्गत क्या होता है कि बालक के व्यवहार को नियंत्रित किया जा सकता है। किसी भी बच्चे को विभिन्न प्रकार के पुरस्कार, प्रोत्साहन या कभी कभी दंड के द्वारा भी सुधारा जा सकता है, और उसकी जो क्रिएटिविटी है उसे क्या किया जाता है, एक नया आयाम प्रदान किया जा सकता है। उसके बाद यदि मैं बात करती हूँ तो है रुचि का विकास। ध्यान में रखना, अभिप्रेरणा से क्या होता है कि बालक में रुचि का विकास होता है। बालक में जितनी ज़्यादा अभिप्रेरणा होगी बालक उतना ही ज़्यादा सीखने के लिए लालायित रहेगा, और बालक जितना ज़्यादा सीखने के लिए लालायित रहता है उसकी अभिप्रेरणा उतनी ही ज़्यादा ऊंची होती जाती है। नतीजा बालक में जो है वो रुचियों का विकास होता है, और रुचियों के कारण किसी भी कार्य में सफलता आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद है मानसिक विकास में सहायक। जो अभिप्रेरणाएँ होती है वो बालक को मानसिक विकास में सहायता प्रदान करती है, यानी बालक जो है वो विभिन्न प्रकार के क्या करता है, एक्सपेरिमेंट करता है, शिक्षण अधिगम को बहुत ही जल्दी और आसानी से सीखता है, और यदि उसकी अभिप्रेरणा बहुत ज़्यादा उच्च होती है तो वो कठिन से कठिन समस्या को भी आसानी से हल कर लेता है। उसे किसी भी प्रकार की भय या चिंता की समस्या नहीं होती है। क्रो एंड क्रो ने तो कहा है कि अभिप्रेरक छात्रों को सीखने की क्रियाओं में क्या करते हैं, प्रोत्साहन देते हैं। ये क्रो एंड क्रो का कथन है। अब देखिएगा, अभिप्रेरणा के द्वारा आप लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हो और लक्ष्यों को निर्धारित कर सकते हो। लक्ष्य आपको प्रेरित करेंगे, आपके गोल्स आपको प्रेरित करेंगे। नतीजा, आपको बाहर से अभिप्रेरित होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि अंदरूनी रूप से आप अपने आप को मजबूत और अभिप्रेरित महसूस करोगे। इसके अलावा यदि बात करते हैं चरित्र निर्माण में सहायक, तो ध्यान में रखो, अभिप्रेरणा जो है व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करती है। सकारात्मक अभिप्रेरणा बालकों में या मनुष्यों में अच्छे गुणों का विकास करती है, और अच्छे गुणों से व्यक्ति जो है अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है। और जब कोई व्यक्ति समाज में अच्छे लक्ष्यों को प्राप्त करता है तो समाज के द्वारा क्या होता है, उसकी प्रशंसा होती है, और नतीजा जब उसकी प्रशंसा होती है तो उसके चरित्र का निर्माण जो है वो भी उचित होता है, और वो दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। और लोगों के व्यवहार में जो है, या यूँ कहूँ कि लोगों के द्वारा जो है उस पर विशिष्ट प्रकार की नज़र रखी जाती है। सामाजिक, मानसिक और हर प्रकार से जो है ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व उच्च दृष्टि का होता है।
अनुशासन की दृष्टि से भी अभिप्रेरणा बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि व्यक्ति जितना ज़्यादा अभिप्रेरित होगा उतना ही ज़्यादा अनुशासित भी होगा। इसके अलावा पाठ्यक्रम में सुधार है तो देखिएगा, छात्रों की रुचि होती है, आयु होती है, योग्यता और समझ होती है। जितनी ज़्यादा इनमें विकास होता जाता है उनकी अभिप्रेरणा में भी विकास होता जाता है, और जितना ज़्यादा अभिप्रेरणा में विकास होता है बालक की सीखने की गति भी उतनी ही ज़्यादा क्या होती है, प्रभावी होती है। तो हमें ध्यान में रखना है कि बालक के सीखने की जो गति है वो सबसे ज़्यादा प्रभावी कब होती है, जब बालक क्या करता है, अनुशासित होता है और विभिन्न प्रकार से जो है पाठ्यक्रम में सुधार करके भी बालक को क्या किया जाता है, अभिप्रेरित कर सकते हैं। इसके अलावा अध्यापन की जितनी भी विधियां हैं उन विधियों के द्वारा भी क्या कर सकता है, एक शिक्षक बालक को अभिप्रेरित कर सकता है और बालक का ध्यान पढ़ाई की ओर खींच सकता है। अब यदि मैं और बात करती हूँ तो बालकों को पुरस्कार और दंड देकर भी क्या किया जा सकता है, सुधारा जा सकता है। कभी कभी देखिएगा, हम कहते हैं हमें बच्चों को नहीं मारना चाहिए, लेकिन यदि आपको किसी बच्चे को सुधारना है और कभी थोड़ा सा आपको मजबूत भी होना पड़े तो भी उसे दंड देकर सुधार सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मीठी गोली काम नहीं करती है, कड़वी गोली कार्य करती है। इसीलिए बालक को अभिप्रेरित करने के लिए यदि उसकी अच्छाई के लिए, उसकी भलाई के लिए उसे थोड़ा सा दंड दिया जाए तो भी चलेगा, या कोई बच्चा हाईली मोटिवेटेड है तो उसे और ज़्यादा पुरस्कार देकर सुधारा जा सकता है, उसकी अभिप्रेरणा का विकास कर सकते हैं। अब देखिए, दंड का मतलब ये नहीं है कि आप किसी बच्चों को मारो पीटो या उसे शारीरिक याद ना दो। दंड का मतलब है कि उसे एक ही कार्य को 10 बार करने के लिए दीजिए, जिससे उसे पता चले और वो अपनी गलती को खुद पकड़ सके। तो किसी भी बालक को यदि आपको सुधारना है तो पुरस्कार और दंड का आप सहारा ले सकते हो। फिर उसके बाद है प्रशंसा और निंदा। बालक की जितनी ज़्यादा प्रशंसा करोगे, बालक में सकारात्मक अभिप्रेरणा का लगातार विकास होगा। यदि किसी बालक की लगातार निंदा की जाती है तो ऐसी परिस्थिति में बालक जो है मानसिक रूप से तनाव महसूस करेगा और नतीजा उसकी अभिप्रेरणा में क्या हो जाएगी, गिरावट आएगी, और ऐसी परिस्थिति में बालक जो है वो आशावादिता से निराशावादिता की ओर चला जाएगा, और नतीजा क्या होगा, बालक का जो संपूर्ण विकास है व्यक्तित्व का वो नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हर समय प्रशंसा करनी चाहिए, गलत कार्य पे प्रशंसा नहीं बल्कि उसकी निंदा करनी चाहिए। पर निंदा भी कैसी करनी चाहिए, निंदा में भी सकारात्मकता का भाव होना चाहिए। यदि आप किसी की निंदा करते हो तो उसकी निंदा ऐसे ना करो कि बालक जो है वो क्या हो जाए, डीमोरलाइज हो जाए और जीवन में कभी भी उस कार्य को करने के लिए आगे ना आए, बल्कि बालक की निंदा तब करो जब वो उस कार्य को असफल होता है, या उस कार्य में जब असफल होता है तो उसके कारणों या परिणामों को जानने से संबंधित उसकी निंदा कीजिए, ना कि उसके कार्य की निंदा कीजिए। उसके बाद जो है वो है सफलता और असफलता। तो देखिए, एक शिक्षक अपने विद्यार्थी के मानसिक स्तर को अच्छे से समझता है, और जब वो अपने विद्यार्थी के मानसिक स्तर को अच्छे से समझता है तो उसी के अनुरूप क्या करता है, अपने पाठ्यक्रम का निर्माण करता है, और जो शिक्षा वो बालकों में वितरित करता है उस शिक्षा को वो क्या करता है, बालकों की मानसिक योग्यता के अनुसार ही उन्हें प्रदान करने का कार्य करता है। और जब जो बालक है यदि वो उसे अच्छे से नहीं समझ पाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि उनका जो सकारात्मक विकास है उसकी गति रुक जाती है। इसीलिए सदैव क्या करना चाहिए कि बालकों को सफलता और असफलता दोनों से परिचित कराना चाहिए। कभी कभी असफल होना भी अच्छा है, क्योंकि अगर आप हमेशा सफलता प्राप्त करोगे और किसी दिन अगर आपको असफलता मिली तो आप उसे सहन नहीं कर पाओगे। इसीलिए सफलता भी ज़रूरी है और असफलता भी ज़रूरी है। सफलता आपको आगे ले जाती है और असफलता आपको बताती है, यानी बालक को बताती है कि अब हमें करना क्या है। जितना ज़्यादा असफल होगे उतना ज़्यादा बालक सीखता है, और जितना ज़्यादा सीखेगा उतना ज़्यादा सफल होगा। अब हम बात करते हैं प्रतियोगिता और सहयोग की। तो देखिएगा, जब अभिप्रेरणा सकारात्मक होती है तो क्या होता है कि बालक
प्रतियोगिता के अंतर्गत भी सकारात्मक भावना के साथ होता है और अपनी मेहनत से ज़्यादा जो है वो सकारात्मक रूप से क्या करता है, दूसरों का सहयोग करता है। लेकिन यही सकारात्मकता और सहयोग की भावना यदि नकारात्मकता में बदलती है तो चिंता, ईर्ष्या और द्वेष का कारण बनती है और नतीजा बालक जो है वो पिछड़ जाता है। तो सकारात्मक अभिप्रेरणा और नकारात्मक अभिप्रेरणा के अंतर्गत प्रतियोगिता और सहयोग की भावना बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसके अलावा प्रगति का ज्ञान, तो ध्यान में रखिए प्रगति का ज्ञान जो है वो निरंतर प्रोत्साहित करता है। आपको जितना ज़्यादा सक्सेस मिलती जाती है, जितनी ज़्यादा आपकी प्रगति होती जाती है, आपका मोटिवेशन अपने आप बढ़ने लगता है और नतीजा क्या होता है, आप और ज़्यादा अच्छे कार्यों की ओर अग्रसर होते हैं। इसके बाद मैं बात करूंगी आकांक्षा के स्तर की। आकांक्षा का मतलब होता है इच्छा। एक बालक क्या करता है, लगातार यदि सफल होता है तो उसके मन में इच्छा जागृत होती है कि मैं जिस भी काम को करूंगा वो क्या होगा, सफल ही होगा। लेकिन देखिएगा हमें क्या करना है, इसके लिए जीवन में लक्ष्यों को निर्धारित करना है और जितने ज़्यादा लक्ष्यों को निर्धारित करोगे उनकी प्राप्ति के लिए जो आपके प्रयास है, जो एक बालक के प्रयास हैं, वे निरंतर आगे से आगे मोटिवेट होता रहेगा और बालक जो है वो क्या करेगा, उसकी आकांक्षा का स्तर दिन प्रतिदिन जैसे जैसे बढ़ेगा उसकी सकारात्मक ऊर्जा भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। अब देखिएगा नवीनता, तो ये एक शिक्षक का कर्तव्य होता है कि बालक में अभिप्रेरणा के अंतर्गत कुछ ना कुछ रुचियां उत्पन्न करे, कुछ ना कुछ नवीन सीखने के लिए उत्पन्न करे, नवीन विधियों का प्रयोग करें, नवीन प्रविधियों का प्रयोग करें, जिससे बालक क्या है, कठिन से कठिन विषय को भी आसानी से समझ लेगा। और एक शिक्षक जो है विभिन्न प्रकार के सामान्य उदाहरणों को ध्यान में रखते हुए यदि एक बालक को उच्च अभिप्रेरणा का विकास करता है तो बालक क्या करता है, हर चीज़ को सीखने में रुचि लेता है और उसके कार्य में नवीनता भी आती है। अगला है रुचि है, तो बिल्कुल एक बालक जब भी कोई कार्य करता है या एक शिक्षक के द्वारा किसी भी बालक को मोटिवेट किया जाता है, ऐसी परिस्थिति में यदि बालक की रुचि नहीं है या उसकी नकारात्मक अभिप्रेरणा उस पर हावी होती है तो ऐसी स्थिति में शिक्षक का दायित्व है कि नाना प्रकार के उपायों के द्वारा उस बालक को अभिप्रेरित करे और उसमें सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। अब देखिएगा आगे यदि मैं बात करती हूँ तो आवश्यकता का ज्ञान, एक बालक को उसकी आवश्यकता का ज्ञान भी होना चाहिए, क्योंकि अभिप्रेरणा सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, अभिप्रेरणा के अंतर्गत जो आपकी आवश्यकता है, आपके मूल्य है, आपके लक्ष्य हैं, ये सारे आपके सामने क्लियर होने चाहिए, जिससे आपका जो दृष्टिकोण है वो स्पष्ट रूप से सामने आए और एक बालक जो है या जो भी आप लक्ष्य निर्धारित करते हो उस लक्ष्यों की प्रतिपूर्ति भी आसानी से हो जाए। अब यदि मैं बात करूंगी कि एक विद्यार्थी होने के नाते यदि आपको और ज़्यादा जो है प्रोत्साहन मिलता है, नतीजा अभिप्रेरणा बहुत ज़्यादा उच्च स्तर पर हो जाती है और इसके अंतर्गत यदि प्रोत्साहन भी मिलता है तो बालक के मन में किसी भी कार्य को करने के लिए बालक क्या करता है, हर संभव प्रयास करता है। और प्रोत्साहन ऐसी चीज़ है जिससे बालक या हम बड़े भी जो है वो किसी भी कार्य को करने के लिए आतुर होते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक इंसान जो है वो प्रशंसा के लिए ही कार्य करता है। वैसे लक्ष्यों की पूर्ति भी होती है, लेकिन यह है कि यदि कोई आपकी लगातार प्रशंसा करता है तो आपके कार्य करने की गति, आपकी रुचि जो है वो दुगनी हो जाती है। अब मैं बात करूंगी दंड की। तो देखिए सोलोमन नामक एक विद्वान है, इन्होंने कहा है दंड जो है एक उद्दीपक के समान होता है। अगर आप किसी भी बालक को दंड दोगे तो नतीजा क्या होगा, ये उद्दीपक है। उद्दीपक का मतलब होता है किसी भी कार्य को करने के लिए जब आप उसे प्रेरित करते हो तो जो वस्तु उसकी प्रेरणा बनती है उसे उद्दीपक कहते हैं। तो देखिएगा बालक को हर हालत में मारना नहीं है, लेकिन हाँ बालक को दंड देते समय इस बात का ध्यान में रखना है कि उसकी भावनाएं भी आहत ना हो, लेकिन बालक को जो है वो उचित शिक्षा भी मिले। यदि बालक के किसी भी गलत कार्य पर आप उसे प्रोत्साहन देते हैं तो बालक में जो है वो उदंडता का निर्माण होगा और नतीजा बालक का ही नुकसान होगा। इसीलिए दंड भी आवश्यक है, बस बालक के अनुरूप होना चाहिए जिससे बालक का विकास भी अच्छे से हो। देखिए इसके अलावा जो है एक वैज्ञानिक सिद्धांत है कि यदि खूंटी से बंधी रस्सी के एक सिरे को यदि खूंटी से बंधी हुई रस्सी के एक सिरे को आप देखते हैं तो आपने देखा होगा कि
पूरी रस्सी में अगर आप उस रस्सी को हिलाते हैं तो पूरी रस्सी में कंपन होता है, ठीक वैसे ही क्या है कि यदि आप छात्र को किसी भी प्रकार से दंडित करते हैं तो छात्र को जो है वो शारीरिक रूप के अलावा मानसिक रूप से भी कष्ट होता है। तो आपको किसी भी बालक को किसी भी प्रकार से दंड नहीं देना है। आपको सिर्फ इतना बताना है कि उसने जो किया है वो गलत किया है। नतीजा एक बालक को उसकी गलती का एहसास यदि आप करवाते हो तो उसी में सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण हो जाता है। बालक भविष्य में इस प्रकार की गलती नहीं करता है। इसके अलावा जो है वो बालक की सकारात्मक ऊर्जा को बहुत ज़्यादा प्रतिपुष्टि मिलती है और बालक जो है वो नकारात्मक ऊर्जा में भी सकारात्मक ऊर्जा का ग्रहण करता है। तो इस प्रकार से अभिप्रेरणा के अंतर्गत निम्नलिखित तथ्य और विचार हमने पढ़े। कल हम पढ़ेंगे अभिप्रेरणा के सिद्धांत। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अब देखिएगा 5 बजे वापस मिलते हैं, लोकसभा अध्यक्ष के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए 5 बजे वापस मेरे साथ जुड़ जाइए। तब तक के लिए आप अच्छी पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।